हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 19 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूएसए? फर्स्ट, द ग्रेट लेक्स सर्व एज अ बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कैनेडा. Second, its president can redraw the political map of USA by changing its states. And third, the temperate grasslands of USA is known as prairies. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट. ग्रेट लेक्स मतलब कि यूएस एंड कनाडा की बॉर्डर पे जो 5 लेक्स है उनको कहते हैं ग्रेट लेक्स. तो ये यूएस एंड कनाडा के बीच में एक बाउंड्री भी बनती है. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यूएस जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम फेडरेशन, या फिर प्योर फेडरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी भी स्टेट को आप उसमें नया स्टेट ऐड नहीं कर सकते बाय यूजिंग योर प्रेसिडेंशियल पावर, और किसी एक स्टेट को उसमें से रिमूव भी नहीं कर सकते. तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो वहां का कोई पॉलिटिकल मैप नहीं रीड्रॉ कर सकते. इंडिया के केस में उल्टा है कि इंडिया के अंदर ये दोनों चीजें अलाउड है. सो सेकेंड इज इनकरेक्ट. थर्ड जो है वो करेक्ट है कि वहां पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उसको क्या कहते हैं, प्रेरीज भी कहते हैं. सो द आंसर इज सी 1 and 3. तो अभी यूएस जो है वो काफी न्यूज में है, बिकॉज वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उनको इम्पीच किया जाने वाला है और नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं. तो क्या उनकी पॉलिसी होगी, क्या चेंजेस होंगे, ये सब चीजों के बारे में काफी उत्सुकता है. तो ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था जो इस सब ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है. Second question, the term General Data Protection Regulation is associated with which of the following region or country? First is USA, second is India, third is Europe, and fourth is Russia. So the correct answer for this is C, Europe. ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो है, पॉपुलरली नोन एज जीडीपीआर, ये यूरोप के अंदर डेटा प्रोटेक्शन की पॉलिसी है, और इसके ऊपर एक बार यूपीएससी की प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो अभी डेटा प्रोटेक्शन को लेके ये डिबेट चल रही है, क्योंकि व्हाट्सएप की नई जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेके काफी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और किस तरीके से इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क होना चाहिए. तो उसके चलते इस आर्टिकल के एंड में ये जो जीडीपीआर है उसको भी मेंशन किया गया है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इंडिया? First, India's financial sector is growing at an unprecedented rate even if the economy is not growing. Second, the growth of Indian financial sector is in line with the growth in the employment. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इसका है ए 1 ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर मतलब कि अगर हम इंडिया के सेंसेक्स एंड निफ्टी की बात करें, विच आर द इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर, तो वो अभी उसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड रेट पे ग्रोथ हो रहा है. आप सबको पता है कि किस तरीके से विद इन 1 ईयर उसके अंदर बहुत ज्यादा रिकवरी हुई, और उसी टाइम के दरमियान हमारी इकोनॉमी जो है वहां पे कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है. एट द सेम टाइम वहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है. So it is going as per the sentiments, not according to the real situation of the economy. तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, कि फाइनेंशियल सेक्टर जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि कंपनीज के पास ज्यादा कैपिटल होनी चाहिए. लेकिन अगर मान लो कि कंपनी के पास ज्यादा कैपिटल है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना कंपनीज का फाइनेंशियली ग्रोथ हो रहा है. और यहाँ पे ये स्टेटमेंट में ये लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट एंड कंपनी मतलब कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो दोनों का ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. आंसर इज ए 1 ओनली. सो ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था, जिसके अंदर ये सिचुएशन पूरी एनालाइज की गई है कि किस तरीके से फाइनेंशियल बूम हो रहा है एट द टाइम व्हेन इकोनॉमी इज एट स्टैग्नेशन.
Fourth question, which of the following statement is or are correct about Dr. Martin Luther King Jr.? First, he is considered to be the pioneer of civil rights movement in America. Second, his civil rights campaign played a pivotal role in ending racial discrimination and denial of voting rights to African Americans. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट. डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर जो है उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई थी अमेरिका के अंदर, जिसके चलते वहां पे सिविल राइट्स के लिए एक्ट बनाए गए और वोटिंग राइट्स के लिए भी एक्ट बनाए गए. ये मूवमेंट जो है वो बेसिकली माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर भी नॉन वायलेंट मीन्स का यूज करके सिविल राइट्स दिलाए गए थे अफ्रीकन अमेरिकन को, क्योंकि उनके खिलाफ वहां पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और उनको वोटिंग राइट नहीं मिलते थे, तो इसके लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. तो उनकी क्या पॉलिसी थी? उनकी एक बुक है आई हैव अ ड्रीम, सॉरी उनकी एक स्पीच है, और उस स्पीच को चलते ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था. इस टाइप के आर्टिकल जो है वो मेनली मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following best describes shadow entrepreneurs? Option A, they are individuals who are involved in illegal hoarding of essential goods. Second, they are individuals who are involved in smuggling of banned goods in a country. And third, they are individuals who manage a business that sells legitimate goods and services, but they do not register their businesses. And the option 4 is none of the above. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी. शैडो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है? दोज हु वर्क इन शैडो इकोनॉमी विदाउट रजिस्टरिंग देयर बिजनेस. वो अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते. वो जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं वो लीगल है, इट इज लेजिटिमेट, बट वो अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते. इसकी वजह से क्या होगा कि वो गवर्नमेंट के द्वारा डिटेक्ट नहीं होंगे. दे डू नॉट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो वहां पे इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं पहुंच रहा है. तो ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का लॉस है. तो इसके लिए ये शैडो एंटरप्रेन्योर्स जो है ये काफी न्यूज में रहता है, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. काफी सारे स्टेट्स के अंदर अभी बहुत सारे केसेस सामने आ रहा है कि इस टाइप की शैडो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज जो है वो डिटेक्ट हो रही है. जैसे कई जगह पे फेक डिग्रीज अलॉट की जाती है. तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से शैडो एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज हो रही है इंडिया के अंदर. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? फर्स्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन असाइन केसेस relating to terrorism to NIA, National Investigation Agency. Second, the recent amendments in NIA Act has brought the offenses related to smuggling in high quality counterfeit Indian currency under the definition of a terrorist act. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. NIA जो है इट इज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी. तो उसको केसेस जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकते. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकेंड जो है वो करेक्ट है. रिसेंटली NIA के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, तो उसके अंदर ये जो स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी है उसको टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए कि इसके अलावा कौन से ऑफेंसेस को NIA डील कर सकती है आफ्टर दिस अमेंडमेंट्स. टोटल 5 से 6 नए ऑफेंसेस है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए. सो अभी NIA इसलिए न्यूज में है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने फार्म प्रोटेस्ट को रोकने के लिए या फिर वहां पे कोई एलिज्ड क्राइम एक्टिविटीज ना हो उसके लिए NIA को ये केस सौंपा है. और NIA जो है वो इसके अंदर काफी एक्सट्रीमली रोल प्ले कर रही है. क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट G7? फर्स्ट,
Japan and India are the only nations of Asia in the group. Second, there are two North American countries in the group. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. अब अगर G7 की बात करें तो देयर आर टोटल 7 मेंबर्स. यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटाली एंड जापान. तो ये 7 मेंबर है इस G7 ब्लॉक के. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. हाँ, अगर सिर्फ जापान का नाम दिया होता तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होता, बिकॉज जापान इज द ओनली एशियन नेशन इन द ग्रुप. और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो 2 कंट्रीज है, यूएस एंड कनाडा. सो द आंसर इज बी सेकेंड ओनली. सो यूके ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है G7 समिट के अंदर, इसलिए ये नेक्स्ट समिट जो है वो काफी न्यूज में है. अलॉन्ग विद दैट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया आर known as guest countries in this summit. Eighth question, which of the following pairs are matched correctly? First is रणोत्सव और सामने स्टेट दिया गया है राजस्थान. सेकेंड इज केवड़िया और स्टेट है गुजरात. एंड थर्ड इज किसान सूर्योदय योजना और स्टेट है मध्य प्रदेश. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. All these three names are associated with the state of Gujarat. गुजरात के अंदर कच्छ के रण में ये रणोत्सव मनाया जाता है. गुजरात में ही ये प्लेस जो है वो प्रेजेंट है केवड़िया, जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रेजेंट है. और किसान सूर्योदय योजना जो है वो रिसेंटली गुजरात के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी. तो ये तीनों नाम जो है वो गुजरात से एसोसिएटेड है. आंसर इज बी सेकेंड ओनली. सो अभी केवड़िया को कनेक्ट करने के लिए देश के काफी सारी जगह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए ट्रेन्स को कनेक्ट किया जा रहा है. ये मुद्दा जो है वो काफी न्यूज में रहता है, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपीएससी, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है. नाइन्थ क्वेश्चन. अब जो 2 क्वेश्चन है वो आज की न्यूज़पेपर से है. आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. फर्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया. सेकेंड, India recently provided a line of credit to develop its Far East region. And third, its geographical span is spread over 2 continents. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, रशिया. रशिया जो है वो अभी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है. इंडिया ने इसके जो फार ईस्ट रीजन है उसको डेवलप करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड की थी लास्ट ईयर. और उसका जियोग्राफिकल स्पान की बात करें तो रशिया आप सबको पता है कि काफी बड़ा कंट्री है. ये उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो यूरोप में आता है और मेजोरिटी पार्ट जो है वो एशिया में आता है. सो द आंसर इज डी, रशिया. तो रशिया के अंदर क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसके चलते ही आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया गया है. 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज माइनिंग सेक्टर. First, state governments are the owners of minerals located within their boundaries. Second, coastal states have extended benefits over the ownership of the minerals located in surrounding exclusive economic zones. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. अब मान लो कि ये कोई स्टेट है, तो उसकी बाउंड्री के विद इन जितनी भी मिनरल्स अवेलेबल है उन सारी मिनरल्स का ओनर कौन होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट. अब कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है कि ये इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है, तो उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जितनी मिनरल्स अवेलेबल है उन सब की ओनरशिप किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और यहां पे क्या लिखा है कि ये जो कोस्टल स्टेट्स होंगे उनके पास इनकी ओनरशिप होगी. तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. आंसर इज ए, वन ओनली. सो इंडिया के माइनिंग सेक्टर के बारे में ये आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सबको पढ़ना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.